गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो आधुनिक भारतीय इतिहास का यह जो है 5वीं क्लास है और इस क्लास का जो शीर्षक है यह है उत्तरवर्ती मुगल काल में नवीन राज्यों का उदय। यानी कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से उत्तरवर्ती मुगल शासक काफी कमजोर हैं और इनके दौर में जैसे कि विदेशी आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और किस तरह से धीरे धीरे यह मुगल साम्राज्य जो है कमजोर होते जा रहा है और इसका साम्राज्य सिकुड़ते जा रहा है। यानी कि इससे कई सारे जो राज्य हैं और वहाँ के सूबेदार जो ताकतवर हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हैं। अब देखें कि आज यही समझेंगे हम कि इस क्लास में कि कौन कौन से उत्तरवर्ती मुगल काल में यानी कमजोर मुगल शासकों के दौर में भारतीय उपमहाद्वीप के कौन कौन सा क्षेत्र मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया और ये एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। क्लियर हुआ? और ये एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है और ये इसमें ये सीखने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के मध्य में कि किस तरह से एग्जामों के में आने वाले प्रश्नों को हम सॉल्व कर सके और किस तरह से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस आदि, एसएससी जीडी आदि एग्जामों में, रेलवे आदि एग्जामों में किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ये सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखें, अब देखें कि उत्तरवर्ती मुगल काल में नवीन राज्यों का उदय। आप जानते ही हैं कि उत्तरवर्ती मुगल काल जो है कब से कब तक के काल को कहते हैं, तो आप जान रहे हैं कि लगभग 1707 से लेकर 1857 तक के काल को उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से इतिहास में जानते हैं। इस काल में औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए वो काफी कमजोर शासक हुए और इन्हीं कमजोर शासकों के फलस्वरूप, दुर्बल इनकी नीतियों के फलस्वरूप, इनकी कमजोरी के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य कई सारे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित होने लगा। अब देखेंगे कि अवध पहला राज्य है, अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, भरतपुर, रुहेलखंड और जयपुर। सबसे पहले आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया या निम्न में से कौन सा राज्य मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र नहीं हुआ। तो ये इतने ही राज्य हैं जो मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल काल में। अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, भरतपुर, रुहेलखंड और जयपुर। ये समझ गए। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहां से होता है कि उत्तरवर्ती मुगल काल में किसने मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होकर एक अलग राज्य की स्थापना की? अवध। और इसका संस्थापक कौन? सआदत खां। क्या नाम है इसका? सआदत खां ने अवध राज्य की स्थापना की। कब किया इसने? 1722-24 के बीच इसने ये मुगलों से स्वतंत्र होकर ये पूरी तरह से कई तरह के राज्य हुए, अर्ध स्वतंत्र और स्वतंत्र। अर्ध स्वतंत्र वो हुए कि जो मुगलों से अपना संबंध बनाए रखे और अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया। इसी तरह के राज्यों में अवध है। और अवध का संस्थापक कौन? सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं कि अवध राज्य की स्थापना किसने की थी उत्तरवर्ती मुगल काल में? तो सआदत खां। कब किया? 1722 से लेकर 1724 के बीच। आगे देखेंगे बंगाल। बंगाल का संस्थापक कौन है? मुर्शीद कुली खां। कब? 1719 से 1720 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राज्य से अलग होकर मुर्शीद कुली खां ने 1719-20 में बंगाल राज्य की स्थापना की। हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क है। निजाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में मुगल साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र किया और एक नए राज्य की स्थापना करता है जिसे हम इतिहास में हैदराबाद के नाम से जानते हैं। मैसूर ये इस राज्य का संस्थापक हैदर अली है। कब किया? 18वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना हैदर अली मैसूर में करता है, मैसूर राज्य की स्थापना। कर्नाटक में सादुतुल्ला ने 18वीं शताब्दी में एक राज्य की स्थापना की। भरतपुर राज्य का संस्थापक, भरतपुर में एक राज्य की स्थापना चुड़ामन और बदन सिंह ने किया। ये याद रखेंगे बिल्कुल, ये सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कब किया? 18वीं सदी में। रुहेलखंड का संस्थापक मोहम्मद खां
बंगस है। मोहम्मद खां बंगस ने रुहेलखंड की स्थापना की। जयपुर का संस्थापक जय सिंह है। 18वीं शताब्दी। तो आप देख लिए कि कौन कौन से राज्य जो है उत्तरवर्ती मुगल शासकों के दौर में स्वतंत्र हो गए, मुगल साम्राज्य से अपना संबंध तोड़ लिया और अपना स्वतंत्र पहचान बनाया। अब अगली क्लासों में हम इन्हीं सभी राज्यों के विषय में और इनसे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक एग्जामों में जैसे आप जो भी एग्जाम देते हैं, ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि अवध राज्य की स्थापना किसने की? सआदत खां। बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद का निजामुल मुल्क। मैसूर का हैदर अली। कर्नाटक का सदातुल्ला। भरतपुर का चुड़ामन और बदन सिंह। रुहेलखंड का मोहम्मद खां बंगस और जयपुर का जय सिंह। कब किया? आपको पता है अवध राज्य का स्थापना 1722-24 में हुई। बंगाल की स्थापना 1719-20 में हुई और हैदराबाद की स्थापना 1724 में हुई। ज्यादातर वर्ष से प्रश्न जो पूछे जाते हैं इन्हीं तीन राज्यों से पूछे जाते हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद। क्लियर हुआ? अब आज जो हम पढ़ेंगे इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है अवध। अवध राज्य के विषय में पढ़ेंगे। इससे आने वाले एग्जामों में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अवध राज्य की स्थापना कब हुई? 1722 से लेकर 1724 में। क्लियर हुआ? इसका संस्थापक कौन है? तो सआदत खां। इसकी उपाधि है बुरहान उल मुल्क। ये एग्जाम में काफी प्रश्न यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसकी उपाधि, निम्नलिखित में से किस शासक किसकी उपाधि बुरहान उल मुल्क है? तो किसकी उपाधि है? तो सआदत खां की उपाधि बुरहान उल मुल्क है। मुगल शासक, जिस समय यह मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होता है यह प्रांत, उस समय इसका शासक कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड पिछली क्लासों में हम लोगों ने मोहम्मद शाह के विषय में पढ़ा था और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड भी याद होगा कि कब से कब तक मोहम्मद शाह गद्दी पर रहा। यदि नहीं पता है मोहम्मद शाह के विषय में तो आप पिछली क्लासों को जाकर देखें। अब देखें, इसका हेडक्वार्टर कहां था? प्रारंभिक दौर में इसका हेडक्वार्टर फैजाबाद रहा। पुनः इसका हेडक्वार्टर फैजाबाद से बदलकर लखनऊ कर दिया गया। क्लियर हुआ? अवध के विषय में जानेंगे। संस्थापक सआदत खां है। बुरहानुल मुल्क उसकी उपाधि है। मुगल शासक मोहम्मद शाह के काल में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर फैजाबाद और उसके बाद लखनऊ से कर जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के समय आपको पता है कि नादिर शाह ने किसके समय में आक्रमण किया है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा रखा है आपको। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह का सहयोग किसने किया था? तो आप जान ही गए यहाँ पे कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का सहयोग 1739 ईस्वी में किसने किया था? तो सआदत खां ने मोहम्मद खां का सहयोग किया था। आपको याद ही होगा कि मोहम्मद खां और सआदत खां को बंदी बना लेता है नादिर शाह और क्या होता है कि निजामुल मुल्क भी इस युद्ध में मोहम्मद शाह के साथ है। निजामुल मुल्क बंदी से बाहर रहता है। निजामुल मुल्क के प्रयासों से जो हैदराबाद राज्य का संस्थापक है मोहम्मद शाह को नादिर शाह बरी कर देता है और सआदत खां बंदी गृह में रहता है। मोहम्मद खां जो है हैदराबाद के निजाम को, जिसका नाम है आप जानते हैं निजामुल मुल्क को, क्या करता है कि इसे मीर बख्शी बना देता है। इस मीर बख्शी का पोस्ट काफी महत्वपूर्ण है मुगल साम्राज्य में और सआदत खां भी चाहता है कि मैं मीर बख्शी बनूं, लेकिन यह बंदी गृह में है, नहीं बन पाता है। और यही नादिर शाह को जो है मोटिवेट करता है कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो। और पिछली क्लासों में इसके विषय में हम लोग पर्याप्त पढ़े हैं। इसी के कहने पर नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है और मोहम्मद शाह का सहयोग किया। 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर ली, क्योंकि नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण कर लिया और दिल्ली पर आधिपत्य करता है 57 दिनों के लिए, उस समय इसे दिल्ली बुलाता है, लेकिन यह दिल्ली नहीं जाता है, आत्महत्या कर लेता है 1739 ईस्वी में। अब देखें कि इसकी आत्महत्या के बाद अवध का शासक सफदरजंग बना। सफदरजंग कब से कब तक? 1739 से लेकर 1754 ईस्वी तक सफदरजंग जो है यह अवध का नवाब रहता है। अब देखें यहाँ पर कि मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को नवाब घोषित कर दिया। किसने किया? मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को नवाब घोषित कर दिया। उसके बाद से 1748 में अहमद शाह
याद रखेंगे 1748 अहमद शाह का काल है और अहमद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। क्लियर है? किसे? सफदरजंग को, जो अवध का दूसरा नवाब है, इसे अहमद शाह ने अपना वजीर बनाया। 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला, यह इतिहास का काफी महत्वपूर्ण नाम है, इसे कभी नहीं भूलेंगे। यहां से काफी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। शुजाउद्दौला यह अवध का तीसरा शासक है। पहला शासक अवध का जो है सआदत खां, दूसरा सफदरजंग और तीसरा 1754 से लेकर 1775 ईस्वी तक जो है शुजाउद्दौला जो है अवध का शासक रहता है। सफदरजंग का पुत्र है यह शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय को इमादुल मुल्क ने शाह आलम द्वितीय को इमादुद्दौला ने दिल्ली छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, दिल्ली से निष्कासित कर देता है। उस समय क्या होता है कि शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय का स्वागत लखनऊ में करता है। यानी एक तरह से कहें कि दिल्ली से निर्वासित यह मुगल बादशाह किसके शरण में जाता है? तो शुजाउद्दौला के शरण में जाता है। अब देखें, ये काफी महत्वपूर्ण है। किसको शरण देता है? तो शाह आलम द्वितीय को। कौन? शुजाउद्दौला अवध का जो शासक है। किसने शाह आलम द्वितीय को यहां से निष्कासित किया था? तो इमादुद्दौला। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से पूछा जाता है कि कौन सा शासक दिल्ली से निर्वासित किया गया? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को दिल्ली से किसने निर्वासित किया? इमादुद्दौला। दिल्ली से निर्वासित होने पर शाह आलम द्वितीय ने किसके यहां शरण ली थी? तो कौन है? अवध का नवाब शुजाउद्दौला। क्लियर हुआ? ने लखनऊ में इसका स्वागत किया। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। अब देखें कि शुजाउद्दौला पानीपत के तृतीय युद्ध आपको पता ही है 1761 ईस्वी में हुआ था। और इसके विषय में भी हम लोगों ने जब अहमद शाह अब्दाली को पढ़ा पिछली क्लासों में, तो हमने इस पर पूरा डिटेल्स पढ़ा है। यदि आपने इस क्लास को नहीं पढ़ा है तो पहले इन क्लासों को देखें तो आपकी समझ बेहतर होगी। इसमें बहुत सारी बातें पिछली क्लासों में हमने बता रखी है। अब देखें कि शुजाउद्दौला के समय ही जो है बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय, अब देखिए बक्सर के युद्ध में एक त्रिगुट बना हो, 3 लोगों का एक समूह गुट बना हुआ है। यह है शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम। शाह आलम द्वितीय कौन है? मुगल बादशाह। मीर कासिम कौन है? तो यह बंगाल का नवाब है, जो कि गद्दी से निर्वासित कर दिया गया है, अपने पद से निर्वासित कर दिया गया है। और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है। इस बक्सर के युद्ध में इन तीनों ने मिलकर युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और इस युद्ध का नेतृत्व अवध का नवाब शुजाउद्दौला करता है। और अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व जो है क्लाइव कर रहा है ब्रिटिश कंपनी, और यह है भारतीय शासकों शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला का संयुक्त जो है युद्ध किसके साथ होता है? ब्रिटिशरों के साथ। इस युद्ध में शुजाउद्दौला की हार होती है, यानी कि शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला की हार होती है, और क्लाइव इस युद्ध में विजयी रहता है। और इसी के बाद बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ जो होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में होगी, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे जब बक्सर का युद्ध पढ़ रहे होंगे और बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए शुजाउद्दौला 1773 में वारेन हेस्टिंग, अब देखिए 1773 में जो बंगाल का गवर्नर है वह वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि करता है। कहां की संधि करता है? बनारस की संधि। आपसे पूछा जाएगा कि बनारस की संधि कब हुई? तो 1773 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई? तो शुजाउद्दौला और बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि होती है। अब देखें इसके बाद से शुजाउद्दौला के बाद आसफ उद्दौला 1775 से 1779 ईस्वी। आसफ उद्दौला 1775 से 1779 ईस्वी जो है अवध का जो है नवाब बनता है। लखनऊ में इसने इमाम बाड़े का निर्माण कराया है।
ये एग्जाम के लिए आपके काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ का इमाम बाड़ा किसने बनवाया? तो आसफ उद दौला ने। यह क्या है? अवध का नवाब है। कब से कब तक रहता है? 1775 से 1779 ईस्वी तक। यहां से मात्र यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये शासक हुआ पुनः वजीर अली। इसका टाइम पीरियड है 1797 से 1798 के। इसके से कोई प्रश्न नहीं होंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद से सआदत अली खां, ये अवध का नवाब बनता है। सआदत अली खां, इसका टाइम पीरियड है 1798 से 1814। यहां से भी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये इसलिए इस कड़ी में मैंने जोड़ रखा है कि आपको समझने में आसानी होगी। यदि कभी आपको मेंस लिखना होगा तो आप आसानी से इस मेंस को लिख सकेंगे। क्लियर हुआ? 1, 2। इसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा शासक बनता है यह शुजाउद्दौला, और चौथा शासक आप देखते हैं कि कौन बनता है? आसफ उद दौला। पांचवा शासक है वजीर अली। छठा शासक है सआदत खां, और सातवां शासक है गजाउद्दीन हैदर अली खां। इसका टाइम पीरियड है 1814 से 1887। इससे भी प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और आठवां जो शासक बनता है वाजिद अली शाह। यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसका टाइम पीरियड भी याद रखेंगे, 1847 से 1856। और वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब है। ये प्रश्न यहां से बस ये पूछे जाते हैं कि अवध का अंतिम नवाब कौन? वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह इतिहास में अपनी जो है विलासिता और अपने संगीत प्रेम की वजह से जाना जाता है। ये काफी बड़ा संगीत प्रेमी है। संगीत के हमेशा इसके दरबार में नृत्य, संगीत और संगीतकारों का भरमार लगा रहता है, और संगीत के विकास में इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अवध का अंतिम नवाब है डलहौजी ने 1856 में। ये डेट भी याद रखेंगे। डलहौजी ने 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी जिस समय भारत का गवर्नर जनरल है, डलहौजी ने 1856 ईस्वी में आउट्रम के नेतृत्व में एक समिति बनाई और कहा कि अवध पर आप रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। इस समिति ने अवध पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें कहा कि अवध में कुशासन है, प्रशासन अस्त व्यस्त चल रहा है, अराजकता की स्थिति पैदा हुई है। इस आधार पर, आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बना लिया, इसमें मिला लिया। और वजीद अली शाह को कलकत्ता में कैद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। तो आज हम लोगों ने मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले प्रांत अवध प्रांत के विषय में पढ़ा। अगली क्लासों में हम पुनः फिर पढ़ेंगे बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, ऐसे ही करते हुए इन सभी राज्यों के विषय से इन राज्यों से एग्जामों में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे और इतिहास को एक क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।